पुलिस भी ये गलती करती है कि किसी 30 साल का इंसान है कोई, उसको उठा के ले गई कोई, तो बोलेंगे भाई उसका किडनैपिंग हो गई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल लॉ प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारिक और आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आई हूं। आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था कि मैम प्लीज़ एक सेशन ऐसा लेकर के आ जाओ जहां हमारा एक क्विक रिविजन हो जाए फॉर ऑल दी इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स। तो आज के सेशन में हम लोग वही करने वाले हैं। आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए और इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक भी कर दीजिए। लीगल टर्म्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज JMI में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दोनों एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं और जो इंग्लिश का जो सेक्शन आता है उसमें भी लीगल वोकैबुलरी आती है, तो आपके लिए वहाँ ये पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा MHCET में, तो वहाँ पर भी 1-2 वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और साथ ही में वहाँ आते हैं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब अगर कोई लीगल टर्म यूज़ किया गया है किसी प्रिंसिपल में या फिर फैक्ट में और अगर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर यहाँ हमारे लिए परेशानी क्रिएट हो जाती है और हम सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, लीगल टर्म्स होते हैं, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एंड तक बने रहना है और इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक ज़रूर से कर देना है। उसके पहले बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा है जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है, 2026 के सेशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो हो CUET PG LLB या फिर वो हो MHCET लॉ, तो ये लॉ महापैक है हमारे 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो आप इन पर्टिकुलर महापैक में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। उससे आपको क्या मिलेगा, मुझसे पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी और साथ ही में अगर आप महापैक लेते हैं तो जितने भी पर्टिकुलर बैचेस आते हैं आपके एग्जाम तक, मॉक टेस्ट होते हैं, सब कुछ आपको सबका एक्सेस मिलने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट टर्म पे और वो है द टर्म एब्डक्शन। मैंने जब आप लोग को पीनल लॉ पढ़ाया तो 2 टर्म्स पढ़ाए हैं आप लोगों को। एक टर्म होता है किडनैपिंग और दूसरा टर्म होता है एब्डक्शन। ये जो वर्ड है ना एब्डक्शन, ये हम लोग बहुत बार यूज नहीं करते हैं, बट एज अ लॉ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि आखिर एब्डक्शन होता क्या है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार पुलिस भी ये गलती करती है कि किसी 30 साल का इंसान है कोई, उसको उठा के ले गई कोई, तो बोलेंगे भाई उसका किडनैपिंग हो गई है। नहीं, किडनैपिंग नहीं हुई है। वहाँ पर याद रखना, भारतीय न्याय संहिता में बताती है कि जो भी बच्चा बिलो 18 ईयर्स का है या फिर अगर कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, अगर ऐसे लोगों को उनके लीगल गार्जियन से दूर लेके जाया जाता है, एंटाइज किया जाता है, उनको ललचा करके बाहर लेके जाया जाता है, तो वो आएगा किडनैपिंग में। उसको हम कहते हैं किडनैपिंग। लेकिन अगर अबव 18 कोई है, कोई एडल्ट है, तो उसको हम किडनैपिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एब्डक्शन। कि भाई कोई 30 साल का इंसान है, उसको उठा के लेके चले गए हैं अगर, तो वो किडनैपिंग में नहीं आएगा। किडनैपिंग में देखो किड वर्ड है, ठीक है, यानी कि बच्चे को उठा के लेके जा रहे हैं तो वो किडनैपिंग है, किसी बड़े को उठा के लेके जा रहे हैं तो वो होता है एब्डक्शन। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा एब इनिशियो। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पर हम बोलते हैं कि जो माइनर होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब क्या होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से। तो एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, एकदम शुरुआती तौर से, ठीक है, एकदम बिगिनिंग से। ये होता है मीनिंग एब इनिशियो का। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है रिपीटेटिव मोड पे, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे और आपको नजर आ रहा होगा वो है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोई इंसान है, ठीक है, वो कानून से भाग रहा है, उसको कोर्ट ने समन किया है और वो लापता है, मिल ही नहीं रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स को अवॉइड कर रहा है, ठीक है। पुलिस ने फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो बेल पे बाहर है, उसको कहा गया है कि तुम कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी को छोड़ के जा नहीं सकते हो, तुमको जब जब बुलाया जाएगा आना पड़ेगा अटेंडेंस लगाने के लिए कोर्ट में, लेकिन अब वो फरार है, ठीक है। तो ये जो फरार होता है ना कि कोर्ट के सामने पेशी नहीं दे रहा है, समन किया कोर्ट ने, गायब है, फरार है, तो उस फरार इंसान को हम बोलते हैं कि वो पर्सन एब्सकॉन्ड कर गया, फरार हो गया, ठीक है। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो टुवर्ड्स द एंड मुझे ऑफलाइन कमेंट्स में आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एकदम शांति से ध्यान से अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको कोई नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यस, फ्री PDF भी आप लोगों को कम्युनिटी पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा एब्सोल्यूट ओनर और एब्सोल्यूट प्रिविलेज, ठीक है। हमेशा एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने ये टर्म्स क्यों लेकर के आए हैं,
देखो एब्सोल्यूट ओनर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट ओनर वो होते हैं जिनके पास ये राइट होता है कि वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद सके और वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सके। एब्सोल्यूट यानी कि पूरा का पूरा टोटल ओनर, ठीक है। तो जो भी ये हम लोग पढ़ते हैं मिसलेनियस लॉ में, जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एब्सोल्यूट ओनर क्या होता है, कि भाई ये वो ओनर है किसी प्रॉपर्टी के जिनके पास खरीदने का तो अधिकार था ही लेकिन बेचने का भी अधिकार है, बिकॉज हर केस में ऐसा नहीं होता है। एंड देन द नेक्स्ट टर्म इज एब्सोल्यूट प्रिविलेज। ये हम लोग टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि डिफेमेशन नाम की एक ऑफेंस होती है, ठीक है। ये क्राइम में भी आता है, ये सिविल रॉन्ग भी होता है। तो ये जो डिफेमेशन है इसका मतलब क्या होता है, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि करना। ये टर्म हालांकि आगे है बट अभी आ गया तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंसान की रेपुटेशन को राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की नज़रों में गिरा देना, किसी को बदनाम करना आता है डिफेमेशन में। डिफेमेशन भी दो तरीके के होते हैं, याद रखना है आप लोगों को। एक होता है स्लैंडर, SLANDER स्लैंडर, और एक होता है लिबेल, ठीक है। तो जहां पर भी हम लोग वाया स्पीच या फिर हम बोल सकते हैं कि वाया स्पोकन वर्ड्स, बोलकर के मुंह से अगर हम किसी को डिफेम कर रहे हैं तो वो आता है स्लैंडर में। अगर हम लोग रिटन फॉर्म में कोई लेटर वेटर लिख दिया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप दिया, उस तरीके से किसी की इज्जत हम लोग डाउन कर रहे हैं, रेपुटेशन को गिरा रहे हैं, तो वो होता है लिबेल, ठीक है। अब डिफेमेशन के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि भाई मैंने तो जो भी कहा उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो मैंने सच बोला, या फिर वहाँ पर हम एक और पॉइंट देखते हैं और वो होता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे MPs एंड MLAs हैं, ठीक है, तो वो लोग जब भी पार्लियामेंट में होते हैं या फिर असेंबली में होते हैं तो अगर वो एक दूसरे को कुछ बोल भी रहे हैं, है ना, एक ने किसी और को कुछ बोल दिया, तो वहाँ पर वो एक दूसरे के खिलाफ डिफेमेशन का केस नहीं कर सकते कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। क्यों? बिकॉज उनके पास है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। और ये प्रिविलेज उनको क्यों दी गई है? सिंपली ताकि जब वो लोग वहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, वो लोग पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगा देंगे कि नहीं 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 तमीज़ में बात करनी है, नहीं 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 ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनकी जो पावर्स हैं उसको कर्टेल कर रहे हैं। वो लोग सही ढंग से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, डिबेट नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से जो फाइनल आउटकम हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट प्रिविलेज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज accomplice, ठीक है, इसको हम बोलते हैं accomplice। अब ये accomplice क्या होता है? देखो दो वर्ड्स होते हैं, accomplish होता है और एक होता है accomplice। यहाँ पर PLICE है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्राइम कमिट करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत गुस्से में थी और मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी कि किस तरीके से किसी का मर्डर कर सकूँ, तो मैंने चाकू वगैरह उठा लिया। तो फिर उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड थी, वो ला करके मुझे गन पकड़ा देती है कि चलो 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 ये गन रखो, मैं तुमको छोड़ के आती हूँ जहाँ पर वो पर्सन तुमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड क्या कर रही है? वो मुझे हेल्प कर रही है, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो किसी और की मदद करता है क्राइम को कमिट करने में, उस पर्सन को हम बोलते हैं कि ये पर्सन है accomplice। तो मेरी जो फ्रेंड है जिसने मेरी मदद की क्राइम कमिट करने में, वो कौन हुई? वो हुई accomplice, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन खुद से कुछ नहीं करता है, उसने किसी को नहीं मारा, उसने किसी को किडनैप नहीं किया, लेकिन वो साथ में गया, उसने मदद की चीज़ों को करने में। जो फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया तो वो गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रहा था उस पर्टिकुलर बॉडी को डंप करने के लिए, तो ये भी accomplice में आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है हमारा अक्यूज्ड, और ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है अक्यूज्ड और दूसरा वर्ड होता है हमारा कन्विक्ट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब भी किसी इंसान के खिलाफ आरोप लगता है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए बोल दिया कि डिम्पल ने एक मर्डर कमिट किया है, तो मेरे ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा है, आरोप लगा है। तो जो आरोप लगा है मेरे ऊपर वो सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। वो तो प्रॉपर ट्रायल जब होगी तभी पता चलेगा कि मैंने सच में किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो जब किसी इंसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक आरोप लगा होता है, उस पर्सन को हम अक्यूज्ड पर्सन कहते हैं कि भाई इसके खिलाफ लगा है आरोप। और कन्विक्ट कौन होते हैं? कन्विक्ट वो होते हैं जिसके खिलाफ जो हमारी कोर्ट है वो सेंटेंस दे देती है ट्रायल के बाद। जब कोर्ट ये बोल दे कि हाँ डिम्पल ने मर्डर कमिट किया है, इसको मिलेगी 7 साल की सज़ा, तो अब मैं क्या बन गई हूँ? अब मैं अक्यूज्ड से बन गई हूँ कन्विक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्ड्स आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो ये अक्यूज पर्सन होते हैं ना, जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगा है, ये होते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इनोसेंट अंटिल प्रूवन
गिल्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब तक कोर्ट नहीं बोल देती है कि ये एक कन्विक्ट है तब तक वो इनोसेंट रहेंगे। तो ये आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ही ली है अक्यूज की, तो हम लोग दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं और वो है अक्विट एंड अक्विटल। ठीक है, तो अक्विट और अक्विटल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे खिलाफ आरोप लगा, मैं थी एक अक्यूज्ड, ठीक है, मेरे खिलाफ एक आरोप लगा कि मैंने मर्डर किया है। अगर ये बात सच निकलती है कि मैंने मर्डर किया है तो अब मेरा कन्विक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है, कि भाई इसको सज़ा सुना दो, तो मैं हूँ कन्विक्ट, मेरा कन्विक्शन हो गया है। लेकिन अगर वो आरोप झूठा निकला तो, अगर वो आरोप झूठा निकलता है तो फिर कोर्ट मेरा कर देगी अक्विटल, यानी कि कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी कर देगी। आप लोगों ने किसी ना किसी मूवी वगैरह में कहीं ना कहीं सुना होगा कभी कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है इस पर्सन को। तो वो जो बाइज्जत बरी करना होता है उसको हम लोग लीगल भाषा में कहते हैं अक्विटल, कि भाई इसको हम लोगों ने अक्विटल कर दिया है, इसको हम लोगों ने अक्विट कर दिया है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अब देखो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही शानदार हमारा जनरल एक्सेप्शन है टॉर्ट्स में। ठीक है, जहाँ हम ये देखते हैं, जनरल डिफेंस है सॉरी, तो जहाँ हम लोग ये देखते हैं कि अगर कभी कोई भी इवेंट होता है, कोई भी एक्ट होता है जहाँ पर इंसानों का हाथ नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है, तो अगर कुछ भी ऐसा नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है तो वो उसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर वॉल बनी हुई थी, वो वॉल ढह जाती है, गिर जाती है। अब हम कहते हैं कि जिसने इस वॉल को बनाया है उस पर्सन को लायबल ठहराओ, वो कॉम्पनसेशन देगा। बट यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है, बिकॉज 100 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई जो बारिश इस साल हुई थी। मैंने पूरा प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखा था, अच्छा मटेरियल यूज़ किया था इस दीवार को बनाने में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 100 साल में जो बारिश नहीं हुई है वो अब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये गिर गई है। तो यहाँ पर 100 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई जो अब आ गई है। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल जो आंधी तूफान आता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है कि भाई आंधी तूफान आया, कोई पेड़ गिर गया, कोई छोटा मोटा आंधी तूफान आया, कोई होर्डिंग था वो गिर गया, नहीं। आंधी तूफान तो आ सकते हैं, बट अगर सुनामी आ जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, अर्थक्वेक आता है खतरनाक, ये सारी चीज़ें जो है, या फिर 100 सालों में ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं हुई जो इस साल हो गई, तो वो सारी चीज़ें ही एक्ट ऑफ गॉड में आ जाती है, जहाँ पर किसी भी इंसान को की लाइबिलिटी नहीं बनती है। क्यों? बिकॉज ये एक्ट ऑफ गॉड था। अब एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम सभी लोग पढ़ते हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि क्राइम का मतलब क्या होता है। क्राइम का मतलब होता है मेंस रिया प्लस एक्टस रियस। ठीक है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल्स टू क्राइम। अब इसका मतलब क्या होता है? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए हमारे दिमाग में बुरे इंटेंशंस होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो बुरे इंटेंशंस होते हैं, इविल इंटेंशंस होते हैं, उसको हम लोग लीगल भाषा में बोलते हैं मेंस रिया। और अब सिर्फ इंटेंशन होने से काम थोड़ी चलेगा कि मैंने सोच लिया है कि मैं किसी को मार दूं और बस सोचने से ही वो इंसान मर जाता है। नहीं, उसके लिए मैं कोई एक्ट भी करूंगी। मैं पिस्टल खरीदती हूँ जा करके, फिर मैं उसके घर पे गई, मैंने बंदूक चलाई, तो ये सारी जो मेरे एक्शंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे गिल्टी एक्ट। और गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट ये दोनों ही मिलकर के बनाते हैं क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन देख ली क्राइम की, उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म देख लिया, कौन सा? एक तो एक्टस रियस का और एक मेंस रिया का। सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, यहाँ पे कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं है। अब आते हैं हम लोग एड हॉक पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखता है। ठीक है, बिकॉज इस साल भी हुआ कि जो हमारे कोर्ट है उन्होंने बोला कि हमें कुछ एड हॉक जजेस को अपॉइंट करना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, फिर एड हॉक सिर्फ जजेस नहीं होते हैं, एड हॉक कमिटीज भी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि XYZ नाम की एक कमेटी है जो कि एक एड हॉक कमेटी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई है। जब ये पर्पस फुलफिल हो जाएगा उसके बाद में ये जो वाली कमेटी है, XYZ कमेटी है, ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब भी हम किसी एक सिचुएशन में, किसी एक काम के लिए, किसी एक एजेंडा से किसी कमेटी को बनाते हैं या किसी पर्सन को बुलाते हैं कि भाई जब ये काम खत्म हो जाएगा तो ये पर्सन वापस चला जाएगा, या फिर जब ये काम खत्म हो जाएगा तो ये कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, उस पर्टिकुलर कमेटी को, उस पर्टिकुलर जज को हम बोलेंगे कि ये है एड हॉक जज या फिर ये है एड हॉक कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कंसेंसस
एड इडम, ये हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, है ना। तो कंसेंसस एड इडम की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है इन एग्रीमेंट, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, कोई और इंसान किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारे बीच में कंसेंसस एड इडम होगा तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि हमारे बीच में अगर एग्रीमेंट होगा तभी जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर इक्वेशन पढ़ाई है ना। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो ऑफलाइन कमेंट करोगे ना, उसमें कमेंट करके मुझे बताओगे कि मैम आपने ये पढ़ाया था, डैश प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश प्लस डैश इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहती हूँ कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल राइट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन दी कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस सेशन, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम लोग, और वो है एडजर्नमेंट। आप लोगों ने सुना होगा कई बार, द कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न्ड। इसका मतलब क्या है कि आज की जो ये सभा है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगली हियरिंग में मिलेंगे, नेक्स्ट हियरिंग में मिलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट, यानी कि किसी कोर्ट हियरिंग को पोस्टपोन कर देना। या फिर एडजर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में भी होता है, जहाँ पर अगर कोई बात चल रही है तो उसको अभी यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट। फिर आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, अडॉप्टिव चाइल्ड एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स। क्यों पढ़ा रही हूँ मैं ये, बिकॉज कई बार फैमिली लॉ में आ जाता है कि वो XYZ पर्सन अडॉप्टिव चाइल्ड था। अडॉप्टिव चाइल्ड का मतलब क्या होता है, वो बच्चा जिसको हमने गोद लिया है। तो जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं अडॉप्टिव चाइल्ड, और जो पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वो होते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि गोद लिए हुए बच्चे को अडॉप्टिव चाइल्ड बोल रहे हैं तो गोद लिए हुए पेरेंट्स को अडॉप्टिव पेरेंट्स बोलते होंगे, नहीं। जो लोग बच्चे को गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये दोनों टर्म्स याद रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एफिडेविट। आप लोग बहुत बार इसमें कंफ्यूज होते हो। देखो, जब भी कोई मैटर, फॉर एग्जांपल कोई एक मैटर है जो कोर्ट में जा रहा है, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा है, और उस स्टेटमेंट को लिख करके मैंने उस पर अपना सिग्नेचर भी कर दिया है, और मैं कोर्ट को कह रही हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैंने यहाँ पर साइन भी कर दिया है, और ये मैं आपको देना चाहती हूँ, आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो ऐसा जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा है, साइन किया है, और मैं कोर्ट के सामने उसको देने जा रही हूँ, पेश करना चाहती हूँ, उसको हम बोलते हैं कि ये है एक एफिडेविट, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लोग आते हैं टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, और वो है एलिबाई। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है ना, प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में। मैं चाहती हूँ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है जब भी मैं प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में पढ़ाती हूँ, और वो एग्जाम्पल एक मूवी के बारे में है। तो वो कौन सी मूवी है जिसका एग्जाम्पल मैं हमेशा आपको प्ली ऑफ एलिबाई में देती हूँ, ये आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओगे। और प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या होता है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे ऊपर जिस पर्टिकुलर किसी ऑफेंस का इल्ज़ाम लगा रहे हो, कि फॉर एग्जांपल डिम्पल ने आज इस समय एक मर्डर किया है, तो डिम्पल कह रही है कि नहीं, इस समय जयपुर में जो मर्डर हुआ उस टाइम पर तो मैं मुंबई में घूम रही थी, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि आई वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स, और अगर मैं जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है वहाँ पर उस समय थी ही नहीं, इफ़ आई वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स, इसका मतलब मैंने वो क्राइम कमिट नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। और अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है एलियन। एक बार एक बच्चे ने मुझे ये भेजा था और कहा था कि मैम ये एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं क्या, क्योंकि लॉ में मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है। तो बेटा ये वो वाले एलियन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है दूसरे एलियन की। तो देखो, हम लोग हैं इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा देश नहीं, हमारे देश के अलावा बहुत सारे विदेशी कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जो भी इंसान किसी भी फॉरेन कंट्री से आता हो, नो मैटर वो एनिमी कंट्री है नहीं है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ और वहाँ का कोई पर्सन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एनिमी एलियन हो जाएगा, ठीक है। और एलियन कौन है, जितने भी लोग हमारे कंट्री से, बाहर की कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया के नहीं है, बाहर से बिलोंग करते हैं, वो सभी के सभी लोग हमारे लिए लीगल भाषा में कौन है, लीगल भाषा में वो हमारे लिए एलियंस हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कशन पे चलते हैं, और वो है अपील, एपेलेंट एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये हमेशा बताया है कि एक हायरार्की हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो मेरा मैटर है ना, अगर वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के नहीं हुआ या PIL को लेकर के नहीं हुआ, तो देखो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा मैटर हो गया, अब वो मैटर चला जाएगा सबसे पहले लोअर कोर्ट के पास,
अब मुझे ये लोअर कोर्ट की बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा नहीं, इन्होंने सही डिसीजन नहीं दिया है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो मैं फिर चली गई हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ कि नहीं भाई हाई कोर्ट ने सही नहीं किया, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को न्याय ज़रूर से देंगे। तो इन दिस केस मैं चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पर मैं लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के पास जा रही हूँ, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपील। ठीक है, अपनी मांग लेकर के किसी हायर अथॉरिटी के पास जाना, उसको हम बोलते हैं अपील। और जो पर्सन अपील लेके जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं लेकर के जा रही हूँ अपील इस कोर्ट के सामने, तो मैं हो जाऊंगी एपेलेंट। ठीक है, मैं हो जाऊंगी एपेलेंट। और ये जो हमारे कोर्ट्स हैं जिनके पास अपील जा सकती है, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर, ये तीनों ही वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, और वो है असॉल्ट। मैंने यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें पढ़ाई है, एक टर्म होता है असॉल्ट और दूसरा टर्म होता है बैटरी। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को हमेशा दिया है। फॉर एग्जांपल, मेरा किसी से झगड़ा चल रहा है और ये एक बॉटल मेरे हाथ में है, ठीक है, और इस बॉटल में खौलता हुआ पानी है। अगर झगड़ते झगड़ते मैं इस पर्टिकुलर बॉटल को इस तरीके से खोलती हूँ और ये एक्शन देती हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा एक्शन है ना कि मैं खौलता हुआ पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, जो किसी पर्सन के दिमाग में, माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है, एक फियर क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने किया है असॉल्ट। ठीक है, और जैसे ही वो खौलता हुआ पानी किसी पर्सन की बॉडी को टच कर जाएगा तो मैंने कमिट कर दिया है बैटरी। इन दोनों के बीच बस इतना ही फर्क है, वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोगों को याद रखना ही होगा असॉल्ट और बैटरी को। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर अटेस्ट। कई बार बच्चे ना बोलते हैं कि मैम हमारा ना एप्लीकेशन फॉर्म आया और उसमें लिखा है कि जो हमारी फ़ोटो है उसको हमें सेल्फ अटेस्ट करनी है। मैम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये फ़ोटो है इस पर आपको अपने साइन करके लेकर के जाने हैं। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई या फिर कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसपे हम लोग अपने साइन कर रहे हैं, या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है उससे साइन करवा रहे हैं, ठीक है, अगर हम खुद से कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सेल्फ अटेस्टेशन। और अगर हम लोग किसी ऑथराइज्ड पर्सन से, कोई गजेटेड ऑफिसर है, उनसे हम लोग अगर साइन करवा रहे हैं तो वो होता है अटेस्टेशन, यानी कि हम लोगों ने किसी और पर्टिकुलर पर्सन से सिग्नेचर करवाया है जो कि विटनेस बन रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये बात यहाँ पर जो भी कही गई है वो सही है, मैं इस पर साइन करके दे रहा हूँ, वो होता है अटेस्टेशन। ठीक है, बैटरी हम लोग अभी अभी कवर करके आ चुके हैं। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो कि है बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब तो मैं आपको बता दूंगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोनोगैमी क्या होती है ये बताना है। ठीक है, मोनोगैमी क्या होती है आप लोगों को मुझे ये बताना है। जितने भी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसके आंसर्स मुझे ऑफलाइन कमेंट्स में चाहिए, याद रखिएगा। और अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं सेशन को, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना, तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बाईगैमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शादीशुदा होते हुए भी मैं किसी और पर्सन से शादी कर रही हूँ। ये शादी आदमी भी कर सकता है, ये शादी एक औरत भी कर सकती है। ठीक है, तो जेंडर से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। बाईगैमी का मतलब क्या है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो जिंदा भी हैं, यानी कि हम लोग एक वैलिड मैरिज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उस वैलिड मैरिज के रहते हुए अगर मैं किसी और से शादी कर लेती हूँ, या मेरे हस्बैंड किसी और से शादी कर लेते हैं मेरे जिंदा रहते हुए भी और मुझसे डिवोर्स ना लेने के बाद, तो वो जो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, जो इवेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इस पर्सन ने कमिट किया है बाईगैमी, BIGAMY। मोनोगैमी क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पर बाइंडिंग प्रेसिडेंट। बाइंडिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, इट इज़ वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट। आप जब अभी आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, हाँ इससे याद आया, लिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि आपको क्या करियर आपका लॉ में बनाना है, मैंने कहा कि मुझे लिटिगेशन में जाना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कोर्ट के सामने जो वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जो लोग पेश करते हैं चीज़ों को, एविडेंसेस को पेश करते हैं, कोर्ट के सामने जाकर के आर्ग्यूमेंट करना, उनके सामने एविडेंस को पेश करना, पूरा केस को लड़ना, यानी कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट करते हैं, जो प्रैक्टिस एडवोकेट्स करते हैं, उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं लिटिगेशन। ठीक है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होंगे, किसी वकील को ज्वाइन करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं आप, तो आप ये देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च लगती है यहाँ पर। और वो क्या रिसर्च करते हैं? वो
केस लॉज ढूंढते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का हमें केस लॉ मिल जाए अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी करने वाले हैं तो, और अगर हम लोग हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सिमिलर केस मिल जाए। उससे क्या होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी वो एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट की तरह यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई हायर कोर्ट है उसने सिमिलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे कोई बात बोली थी और वो सेम मैटर अभी लोअर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या मानेंगे कि भाई ठीक है सेम अगर है तो उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, वो होता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट। और मेनली हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट के केस में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है वो हमारे लिए है पत्थर की लकीर फॉर एवरी ईच एंड एवरी हाई कोर्ट हो या फिर और उससे भी नीचे लोअर कोर्ट्स हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो क्या है, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। उसके बेसिस पे अब आने वाले जो जजमेंट्स होंगे वो हमारी लोअर कोर्ट्स देने वाली है। देन हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। एक टर्म है बोनाफाइड और दूसरा टर्म होता है मेलाफाइड। ये क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने कल ही पूछा था। आपका नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है कि आप मुझे मेलाफाइड क्या होता है इसका मीनिंग बताओगे, तब तक मैं आपको बोनाफाइड का मतलब बताती हूँ। बोनाफाइड का मतलब होता है अच्छी इंटेंशन से। हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैंने जानबूझकर के कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, मैंने जो कुछ भी किया वो गुड फेथ में आकर के किया। तो गुड फेथ में आकर के किया इसका मतलब क्या होता है कि मैंने किसी इंसान के बारे में भलाई सोच करके उसके लिए वो किया, यानी कि यहाँ पर जो मेरा इंटेंशन था वो अच्छा था, यानी कि यहाँ पर जो मेरा इंटेंशन था वो था बोनाफाइड। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ते हैं लेकिन ना ये जो पर्टिकुलर टर्म है ब्रीच, यहाँ अटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ लिया गया कि क्या यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आप अटक गए। कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ गया मैम, ब्रीच क्या होता है? तो देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल मेरे और किसी पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और मैंने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, मैंने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो वो जो तोड़ना होता है उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई काम मुझे करने के लिए बोला था कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपको 100 केजी रसगुल्ले हम लोग डिलीवर करें तो आपको पहले से ही हम लोगों को प्री पेमेंट करना पड़ेगा। कितना प्री पेमेंट आप करोगे? आप यहाँ पर 20,000 हम लोगों को पहले से पे कर दो, बाकी के पैसे लेटर ऑन कर देना, बाद में कर देना। बट मैंने ये 20,000 रुपीज़ यहाँ पर नहीं दिए इनको, तो इससे मैंने क्या किया है, मैंने किया है ब्रीच इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने तोड़ा है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे और वो है कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। ये हम लोग दोनों ही चीज़ों को पढ़ते हैं अगेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, मिसलेनियस लॉज में हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? बिकॉज देखो कुछ ऐसे वादे होते हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कुछ ऐसे वादे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले किए जाते हैं, प्री प्रॉमिस, कि भाई पहले तुम इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करोगे तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि समथिंग विच मस्ट हैपन बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने से पहले किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब तुम मुझे 50,000 रुपये पहले से एडवांस में पे कर दोगे, तो ये क्या है? ये था हमारा कंडीशन प्रेसिडेंट। बट वहीं पर एक और चीज़ आती है, वो होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट को होने के बाद आपको ये काम करना होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद का जो वादा किए जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी कि आगे जाके हमें फ्यूचर में उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को फुलफिल करना है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा कंसिडरेशन। ये तो आप लोग को पता ही है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पर लेन देन ज़रूर से होता है। अगर मुझे फर्स्ट क्लास AC में ट्रैवल करना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे इंडियन रेलवेज को। तो ये क्या है? ये कंसिडरेशन ही है कि आप मुझे अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले मैं आपको पैसा दे रही हूँ। तो वो जो हम लोग बदले में जो कंसिडरेशन देते हैं, जो अमाउंट देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। फिर आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अभी जो बहुत सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं ना, कि एक वकील साहब है, वो जज साहब के सामने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो जो जज साहब है उन्होंने बोला कि आपके ऊपर हम लोग कंटेम्प्ट का केस लगा देंगे, ठीक है। तो ये कंटेम्प्ट का केस लगाना क्या है? किसी जज को अपना काम ना करने देना या फिर किसी पर्टिकुलर जज की बेइज्जती करना।
ठीक है, उनको डिसओबे करना, उनकी बात ना मानना, तो इससे क्या होता है, सामने वाली पार्टी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस लग जाता है और वही होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि आपने जज को या तो अपना काम नहीं करने दिया, ठीक है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसमें आपने इंटरफेयर किया, या फिर आपने जज साहब के साथ बदतमीजी की किसी कोर्ट केस के चलते दौरान, या फिर आपने किसी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, लापरवाही, ठीक है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, लेकिन जब दो लोगों की लापरवाही से नेग्लिजेंस होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल एक सड़क थी, यहाँ से दो लोग आ रहे थे, एक पर्सन यहाँ से आ रहा है, एक पर्सन यहाँ से आ रहा है, दोनों बाइक पे थे, ठीक है, एक पर्सन जो है वो ओवर स्पीड कर रहा था, मतलब यानी कि तेज़ गाड़ी चला रहा था, और जो दूसरा पर्सन है यहाँ पर ये रॉन्ग साइड पे ड्राइव कर रहा था। अब क्योंकि दोनों की ही गलती थी इसीलिए यहाँ पे आके इनके बीच में एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ है, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर। आपने अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जाइए, 2 सेकेंड लगेंगे, इस सेशन को लाइक कर दीजिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म इज कन्विक्शन। अब कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, कन्विक्शन का मतलब होता है बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर इल्ज़ाम लगता है किसी पे तो वो अक्यूज पर्सन है, और जब प्रूफ हो जाता है कि इसने क्राइम कमिट किया है तो वो हो जाता है कन्विक्ट। और कन्विक्शन का मतलब होता है किसी पर्सन के अगेंस्ट उसको बोल देना कि हाँ तुम्हारे खिलाफ जो आरोप लगे थे वो आरोप सच्चे हैं, अब तुमको मिलेगी इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए सज़ा, उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन। फिर आता है काउंटरफीट। आप लोगों ने सुना होगा ये काउंटरफीट नोट है, ये काउंटरफीट कॉइन है। इसका मतलब क्या होता है, नकली, ठीक है, नकली नोट्स जो होते हैं, नकली कॉइन कुछ हम लोगों ने बना दिए, कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, वो होता है काउंटरफीट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इन्हें याद रखना है। फिर आती है डीड, ठीक है। अब डीड क्या होती है, देखो बहुत सिंपल होता है, बस खाली कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लीगली किसी पर्सन को अपना एक बंगलो है, ठीक है, अपना एक घर है, एक फ्लैट है, वो गिफ्ट देना है, तो यहाँ पर बन रही है गिफ्ट डीड, ठीक है। या फिर मेरी एक पर्टिकुलर कोई शॉप है, मुझे वो शॉप किसी को पर्सन को बेचनी है, ठीक है, मुझे वो शॉप बी को बेचनी है, तो यहाँ पर बन रही है सेल डीड। इसका मतलब क्या होता है, ये वो इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि मेरा कौन सा फ्लैट है, कहाँ पर है, मैं कौन हूँ, मैं किसको दे रही हूँ, और साथ में हमारे साइन भी हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डीड, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट, इस पर्टिकुलर डीड के द्वारा मैं किसी को पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रही हूँ, या फिर मैं किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी सेल में दे रही हूँ, यानी कि बेच रही हूँ, ठीक है, तो वो आ जाता है डीड में। डिफेमेशन में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब हम लोग आते हैं ईजमेंट पे। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि ईजमेंट्री राइट क्या होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी बनी हुई थी, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। अब ये जो पर्टिकुलर घर है ना, इसमें जाने का कोई और रास्ता नहीं है, इस तरीके से ये हमेशा से बना हुआ है, और हमेशा से ये रहा है कि इस पर्टिकुलर घर का जो ये गैराज है ना, इसका रास्ता यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर घर में जाने के लिए। तो देखो वैसे तो ये लोग इस पर्टिकुलर घर के ओनर हैं और दूसरा पर्सन जो है वो इस पर्टिकुलर घर का ओनर है, लेकिन क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है तो बहुत सालों साल से ये लोग इसी पर्टिकुलर रास्ते को यूज़ कर रहे हैं अपने घर में एंटर होने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ईजमेंट्री राइट। किसी और की प्रॉपर्टी को यूज़ करने का जब हमें अधिकार मिलता है उसको हम बोलते हैं ईजमेंट्री राइट। ये भी आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। फिर आते हैं हम लोग हीबियस कॉर्पस पे। आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यही है कि कितनी टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं, ये आप लोगों को मुझे बताना है। 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। तो हीबियस कॉर्पस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब हम लोग ये कहते हैं कि अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर ये नहीं किया जाता है तो कोर्ट यहाँ पर पास कर सकती है द रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस, यानी कि प्रेजेंट दी बॉडी। उस पर्सन को हमारे सामने लेकर के आओ, उस पर्सन को हमारे सामने प्रेजेंट करो, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट दी बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया हीबियस कॉर्पस। फिर हम आते हैं हेयरसे एविडेंस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि प्रणाली ने अदीबा से कुछ कहा,
ठीक है। उसके बाद अदीबा जो हैं वो वेदिता के पास गई, वेदिता ने फिर कॉल किया सई को, ठीक है। और फिर उसके बाद में आते हैं सैयद, सैयद को बताया उन्होंने कुछ, फिर सैयद ने बताया पनेरी को, और फिर पनेरी ने यहाँ पर बताया डिम्पल को। और फिर अब ये बात डिम्पल जाके कोर्ट में बोल रही है कि हाँ एक मर्डर हुआ था ना, उसके बारे में मुझे पता है, मेरे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है? कि प्रणाली ने कॉल किया था अदीबा को, बताया कि एक मर्डर हुआ है, फिर अदीबा ने सेम बात वेदिता को बताई, वेदिता ने सई को बताई, सई ने सैयद को बताई, सैयद ने पनेरी को बताई, और फिर पनेरी ने मुझे बताई कि XYZ जगह पर इस पर्सन ने एक मर्डर कमिट किया है। तो ये क्या है? ये है एक हेयर से एविडेंस। वो होता है ना कानो सुनी बातें। तो वो जो कानो सुनी जो एविडेंस कोई पर्सन जब विटनेस एज अ विटनेस बन के जाता है, कोर्ट के सामने पेश करता है, उसको हम बोलते हैं हेयर से एविडेंस। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ते हैं, वो है हॉस्टाइल विटनेस। अब हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या होता है? कई बार आप लोगों ने किसी ना किसी मूवी में या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म पर किसी सीरीज़ में पक्का से देखा होगा कि एक पर्टिकुलर विटनेस है ना, उसने हाँ बोल दिया कि भाई मुझे कोर्ट लेके चलो, मैं एकदम 100% तैयार हूं कि मैं आपके पक्ष में ही कोर्ट में जाकर के विटनेस दे दूंगी, ठीक है, कि हाँ भाई इन पर्सन के साथ गलत हुआ है या किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है। बट होता क्या है कि जैसे ही वो पर्सन कोर्ट रूम में पहुंचते हैं वो पलट जाते हैं, जो बातें उन्होंने कही थी उससे वो पलट जाते हैं। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो डर गए हैं, किसी से उनको धमकाया गया है, या उन्होंने किसी से पैसे खाए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे विटनेस जो कि पहले बोलते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, और फिर वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं। पहले बोलते हैं कि हाँ जो XYZ पर्सन है उसने क्राइम कमिट किया है, मैंने उसको देखा है, बाद में कहते हैं कि नहीं वो तो देवता आदमी है। अब वो रीज़न उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा जो विटनेस है वो कौन है? वो है हॉस्टाइल विटनेस, जो कि अपनी बातों से मुकर गया है, हट गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, वो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी बॉटल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग टच कर पा रहे हैं, फिजिकली देख पा रहे हैं। बट वहीं पर आप लोगों ने अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ी है तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, क्रिएशन है, इस पे इस पर्सन का कॉपीराइट है, या फिर ये जो एक नायाब इन्वेंशन किसी पर्सन ने की है, इसके पास उसका पेटेंट है। क्या वो लोग इनको देख सकते हैं? क्या ये फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है? नहीं, लेकिन फिर भी ये उनकी प्रॉपर्टी तो है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ इंटेस्टेट। ये आप लोग पढ़ते हैं फैमिली लॉ में, ठीक है, कि देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ डाइड इंटेस्टेट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यूजुअली ये देखते हैं कि कोई पर्सन जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो वो मरने से पहले अपनी वसीयत लिख के जाते हैं, विल लिख के जाते हैं। उसी से मुझे एक और टर्म याद आया, विल। विल का मतलब क्या होता है? वसीयत, ठीक है, जहां पर मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मैं सब लोगों में डिवाइड कर रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी जाएगी X को, ये प्रॉपर्टी जाएगी Y को, ये जाएगी A को, ठीक है। तो ये हो गई मेरी वसीयत, यानी कि ये हो गई मेरी विल। लेकिन बहुत सारे पर्सन हैं जो इस वसीयत को बनाए बिना ही चले जाते हैं। तो अब अगर वो वसीयत बनाए बिना चले गए, इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ उनकी प्रॉपर्टी जिसके पास जानी चाहिए, तो लॉ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा उन लोगों के बीच में, ठीक है। तो जो पर्सन बिना वसीयत बनाए, बिना विल बनाए चले जाते हैं, इस दुनिया से मर जाते हैं, और फिर लॉ के अकॉर्डिंग जब उनकी प्रॉपर्टी को बांटा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दिस पर्सन हैज डाइड इंटेस्टेट। ये पर्सन बिना विल बनाए, बिना अपनी वसीयत बनाए ही गुजर गया, चला गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म पे हम लोग आते हैं, वो है मॉर्गेज। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर टी साइलेंट होता है, ठीक है। मॉर्गेज बोलते हैं हम लोग इसको। मॉर्गेज का मतलब क्या है? मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है। तो मैं जाती हूँ एक पर्सन के पास, मैं जाती हूँ सुख जी के पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने सुख जी से बोला कि देखो मुझे ज़रूरत है 5 करोड़ की। सुख जी ने बोला कि ये तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे दूँ, तुम मुझे इसके बदले कुछ सिक्योरिटी दो। तो मेरे पास में कुछ सोने की कुछ कॉइन्स रखे हुए थे, और मेरे पास में मेरे जो घर थे, प्रॉपर्टी थे, उसके पेपर्स थे, ठीक है। तो मैंने ये सब सुख जी के हवाले कर दिया, उनको बोला कि ये आप रख लो, ठीक है, जिस दिन मैं आपको आपका पूरा 5 करोड़ वापस लौटा दूंगी, आप तब ये मुझे वापस से कर देना, वापस लौटा देना। और अगर नहीं लौटा पाती हूँ बाई चांस,
पोजीशंस, तो आप इनको बेच करके जो भी आपका हिसाब होता है वो देख लेना। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ यहाँ पर मॉर्गेज, जहाँ पर मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है, कोई सामान है, उसको गिरवी रख रही हूँ। जो गिरवी रखना होता है ना, वही होता है मॉर्गेज, कि गिरवी रख रही हूँ और उसके बदले में मैं किसी पर्सन से लोन ले रही हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्गेज। फिर आता है ओमिशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को हमेशा पढ़ाया कि अ क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ। एक्ट क्या होता है, कोई ऐसा काम ना करना, कोई ऐसा काम करना जो नहीं करना चाहिए था। मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी बट मैंने वो की, तो मैंने यहाँ पर कमिट किया है एक एक्ट। और कई बार हम क्या करते हैं, वो काम नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए था, उसको हम लोग बोलते हैं ओमिशन। एक स्विमिंग ट्रेनर है, उसका काम है स्विमिंग सिखाना, एक बच्चा उसके सामने डूब रहा है, वो उसको बचाता नहीं है, बच्चे की मौत हो जाती है। यहाँ पर क्राइम कमिट किया है, बिल्कुल किया है ट्रेनर ने, बिकॉज यहाँ पर उसने ओमिट किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जो उसे डेफिनेटली करना चाहिए था, यही होता है ओमिशन। फिर आते हैं हम लोग पर्जरी पे, ठीक है, पर्जरी पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्ट के सामने गई और मैंने ये बोला कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं गीता की या जो भी हमारा रिलीजियस जो भी बुक है उसकी शपथ लेकर के बोल रही हूँ। तो मैंने कोर्ट के सामने जब शपथ ली है, स्वर्ण किया है मैंने कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और उसके बाद ये पता चलता है कि मैंने झूठ बोला है कोर्ट के सामने, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग बोलते हैं पर्जरी। ठीक है, ऐसा कोई प्रोविजन हमारे भारतीय न्याय संहिता में है या नहीं है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ये भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट वन इज प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या होती है? प्ली बार्गेनिंग तब होती है जहां पर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, कोई डिफेंडेंट है, ठीक है, और उसके खिलाफ कुछ इल्ज़ाम लगे हुए हैं। अब वो ये बोल रहा है कि देखो मैं मान रहा हूँ कि मैं गिल्टी हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर एक शर्त होती है कि अगर मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मैं गिल्टी हूँ, तो उसके बदले आप मेरी या तो सज़ा कम कर दोगे या फिर मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगे हुए हैं वो 1-2 चार्जेस को ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी के घर में घुस गई, मैंने वहाँ पर डकैती वगैरह की, तो डकैती का तो मेरे ऊपर चार्ज लगा हुआ है, क्रिमिनल ट्रेसपास का चार्ज उन्होंने मेरे ऊपर से हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग एक तरीके से बार्टर सिस्टम कर रहे हैं कि मैं आपको इतना मेहनत करने का मौका दे ही नहीं रही हूँ, मैं पहले से ही बता रही हूँ कि मैं गिल्टी हूँ, बट उसके बदले आपको मेरी सज़ा कम करनी पड़ेगी या फिर 1-2 चार्जेस मेरे अगेंस्ट ड्रॉप करने पड़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट अगर 2 लोगों के बीच में हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो रितेश और गायत्री जी के बीच में हुआ है, ठीक है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट रितेश और गायत्री जी के बीच में हुआ है तो यही लोग एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से एक दिन वीना जी आ गई और बोली कि अच्छा तुम परेशान हो रही हो गायत्री, एक काम करती हूँ मैं केस कर देती हूँ रितेश के अगेंस्ट। नहीं, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसको आप लोग प्राइवेसी के नाम से याद कर सकते हो कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ वही पार्टीज जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वही लोग एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई और थर्ड पर्सन जाकर के ये काम नहीं कर सकता है। फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को उकसाना, इस तरीके से उकसाना कि वो पर्सन अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर दे। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पढ़ते हैं मर्डर के केस में, और वो होता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने रुस्तम मूवी देखी होगी ना, या फिर आप लोगों ने केम नानावटी का केस सुना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक पर्सन है वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए घर गया। 2 चाबियाँ होती है, एक चाबी वाइफ के पास होती है, एक हस्बैंड के पास होती है। ये डोर नॉक नहीं करते हैं, सीधा चाबी लेकर के अंदर घुस जाते हैं। तब ये देखते हैं कि एक बेडरूम है जिसमें कि वाइफ किसी और पर्सन के साथ मौजूद है वहाँ पर, और ये देख करके उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो अपना कंट्रोल लूज कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उनके साथ हुआ है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना, ठीक है, और अगर इस वजह से इस चीज़ को देख करके वो उसी टाइम पे किसी न किसी को मार देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर वो ले सकते हैं ऑफेंस ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, उनकी जो सज़ा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप प्रोवोकेशन समझ गए, किसी पर्सन को उकसाना,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोवोकेशन। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, वो है स्टैच्यूट। आपको लग रहा होगा कि मैम भी क्लास कब खत्म होगी, बस होने ही वाली है। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर सेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ ऑफलाइन कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। और साथ में ही सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कोई भी कोर्स है जिसमें आप एनरोल करना चाहते हैं, आने वाले बैचेस में आप एनरोल करना चाहते हैं, आपको कूपन कोड यूज़ करना है DIMPLE डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, या फिर आप मुझे यहाँ पर इस गिवन मेल ID पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है स्टैच्यूट। स्टैच्यूट में आप लोग पता नहीं क्यों बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं कह रही हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो एक स्टैच्यूट है, इसका मतलब क्या है कि वो एक लेजिस्लेशन है, वो एक एक्ट है, ठीक है, वो एक लॉ है। तो ये जो स्टैच्यूट है ना, ये हम लोग उसी को बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई एक्ट होता है कि पार्लियामेंट का कोई लेजिस्लेशन वो बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारा स्टैच्यूट। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम लोग बोलते हैं ना स्यू यू लेटर, कि भाई तुम जो कर रहे हो वो कर लो, सी यू इन द कोर्ट, स्यू यू लेटर। इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे, केस तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देंगे, वो होता है वर्ड सू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे याद रखना है। अब हम चलेंगे हमारे आज के लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, और वो है वाइंडिंग अप, ठीक है। ये हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी जो है वो बंद कर रही है अपने आप को, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो पार्टनर्स वगैरह जो भी हैं उस कंपनी के, वो लोग देख रहे हैं उस चीज़ को कि भाई चलो ठीक है, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर काम के लिए इस कंपनी को बनाया था, या फिर अभी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो काम करते इस कंपनी को बंद कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है जहाँ हम लोग किसी कंपनी को बंद कर रहे होते हैं, उसके एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोग को आज का सेशन पसंद आया हो, है ना। अगर पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे, इस सेशन को लाइक करना तो डेफिनेटली बनता है, और मुझे आप सभी लोगों का ऑफलाइन कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा। तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही या ना रही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।